अध्याय 3 न्यायालयों की शक्ति। सेक्शन 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध का विचारणीय है। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता 1960 का 45 के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारण होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया है कि जो 300 अपने 76 है उसके अधीन जो सेक्शंस बनी हुई है जो आपको दी हुई है, वो सारी सेक्शन के अंदर कोई पीठासीन महिला होनी जरूरी है। इसके बाद जो ख है वो बोल रहा है किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लेखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय कई प्रकार से उल्लेखित नहीं है तब उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा ऐसा विचारणीय प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। मतलब कोई अपराध ऐसा है जिसके बारे में उल्लेखित नहीं है तो वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा या फिर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसे प्रथम अनुसूची के अंदर विचारण के लिए योग्य बताया गया है। धारा 27 किशोरों के अपराधों में अधिकारिता। किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसकी आयु उस तारीख को जब न्यायालय में के समक्ष उसको लाया जाता है, न्यायालय के समक्ष उसको लाया जाता है तब उसकी आयु 16 वर्ष से कम होनी चाहिए। 16 वर्ष से कम है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से के न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिससे बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाली तत्समय परवर्त किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है। धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे। उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड के उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाने की आवश्यकता हो सकती है होगी। सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड और आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के सिवाय कोई भी दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। देखो, दंडादेश जो उच्चतम न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकता है, उच्चतम न्यायालय सभी प्रकार के दंडादेश दे सकता है। ओके, सॉरी, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय सभी प्रकार के दंडादेश दे सकता है। अभी हम उच्च की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेशन न्यायालय है और जो अपर सेशन न्यायाधीश है, सेशन न्यायाधीश है, वो लोग है ना मृत्यु, आजीवन और सब अपराध के लिए सजा दे सकते हैं और सब प्रकार की सजा दे सकते हैं, पर मृत्यु का जो दंडादेश देंगे ना वो उनको हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से परमिशन लेनी होगी उसकी। उसके बाद तीसरा ये बोल रहा है कि जो सहायक सेशन न्यायाधीश होता है ना उसको आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा से, मतलब 10 वर्ष से नीचे का जो सजा होती है ना वो दे सकता है। उसके अलावा वो कोई सजा नहीं दे सकता है। मतलब सहायक जो सेशन न्यायाधीश हुआ उसको दंड देने की शक्ति हुई 10 वर्ष तक की। अब हम देखते हैं 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। अब 29 में यही बोला है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो वो
क्या दंड है, उसकी क्या शक्ति है, तो वो 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों का दंडादेश दे सकता है। तो अब जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना, 1 वर्ष तक की सजा और 5,000 तक का जुर्माना। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और मुख्य महानगर न्यायालय के प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होगी। अब जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है उसको मुख्य जो मतलब मजिस्ट्रेट होता है उसकी शक्तियाँ होंगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट वाली, तो उसको क्या शक्तियाँ होंगी, वो 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है। और जो सिर्फ महानगर मजिस्ट्रेट है उसको क्या होगा, उसको ये होगा कि वो 3 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना की शक्ति रहेगी उसकी। अब इसके बाद हम देखते हैं 30, जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पे कारावास का दंडादेश। किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यक्तिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अनधिक कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, परंतु वह अवधि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। मतलब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट दे रहा है तो 10,000 रुपये से अधिक नहीं दे सकता, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट दे रहा है तो 3,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती, 5,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है वो। उसके बाद ख बोल रहा है जहाँ कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनियमित किया गया है वहाँ वह उस कारावास की अवधि से 1/4 से अधिक न हो जिसको न्यायालय उस अपराध के लिए न्याय की जुर्माना देने की व्यक्तिक्रम होने पर के दौरान देने के लिए सक्षम है। मतलब किसी अपराध के लिए मानो सजा है 2 साल की, तब उसका जो 1/4 हिस्सा है वो ही दे सकते हैं हम, मतलब दे सकते हैं उसको कारावास की सजा, जैसे 6 महीने की दे सकते हैं उसको, क्योंकि अब क्या है ना, या तो 2 साल की सजा है या फिर उसको दंडादेश है, वो क्या बोलते हैं जुर्माना है, जुर्माना उसने नहीं भरा, उसके पास भरने के लिए नहीं है, तो उसको फिर 6 महीने की सजा दे सकते हैं। इस धारा के अधीन अधिनियमित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनियमित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है। धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दंडादेश होने के मामलों में दंडादेश। जब एक विचारण में कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तब दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उस अपराध के लिए विहित विभिन्न दंडों में से अन्य दंडों के लिए जिन्हें देने के लिए ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश न्यायालय सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो तब न्यायालय, यदि न्यायालय का यह निर्देश न हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोगे जाएं, तो वे ऐसे क्रम में एक के बाद एक प्रारंभ होंगे जिनका न्यायालय निर्देश दे। मतलब कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंडादेश दिया, अपराधी घोषित किया, तो उसने 2 अपराध किए हैं, एक चोरी का और एक विश्वासघात का, घोर उपत्ति का। तो अब पहले चोरी की सजा फिर घोर उपत्ति की सजा, और जब न्यायालय बोल देता है कि हाँ तुम लोग एक साथ कर लो, तो एक साथ कर लो, तब ये होता है कि हाँ जो 3 साल की सजा है वो 6 साल की सजा में इंक्लूड हो जाती है। अदरवाइज 3 साल खत्म होते हैं फिर 6 साल की सजा स्टार्ट होती है। दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में केवल इस कारण से कि कोई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय एक अपराध के लिए दोष सिद्ध पर देने के लिए सक्षम है, न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजे, परंतु
किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति को 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेशित नहीं किया जाएगा। संकलित दंड का उस दंड की मात्रा से दुगना से अधिक अधिक होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। इस सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके निमित्त दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। देखो इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसको 14 वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकते। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है एक न्यायालय जिसकी क्षमता है कि 7 वर्ष तक की सजा दे सकता है, तो वो यदि 14 से ऊपर देता है तो उसको वो अधिकारिता नहीं है। जैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक की दे सकता है, तो अब वो किसी व्यक्ति को 6 की दे सकता है 2 को मिला के, पर वो जब 7 हो जाती है तब वो नहीं दे सकता, उसकी अधिकारिता में नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये बताया है इसके अंदर कि इसके खिलाफ जो अपील होगी वो संयुक्त रूप से एक मतलब जो कि आपकी सजा हुई है 10 साल 12 साल, तो उसके योग में अपील की जाएगी। धारा 32 शक्ति प्रदान करने का ढंग। इस संहिता के अधीन शक्ति प्रदान करने में यथास्थित उच्च न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उसके पद के धारण पर अथवा पदाधिकारियों के वर्गों को साधारणतया उसके पद अभिधारणों से या आदेश द्वारा शक्ति द्वारा कर सकती है। पर ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभाव में होगा जिस तारीख को वह ऐसे किए गए व्यक्ति को सूचित किया जाता है। अब शक्ति प्रदान करने का ढंग क्या है कि उस व्यक्ति को जिसको शक्ति देनी है उसको कोई विशेष नाम दे दिया पद का, या कोई पद धारण कर लिया उसने उस पद पे बैठ गया है, या उस पद के वर्ग के अंदर साधारण उपबंधों के अंदर उसे पदाधिकारी घोषित किया गया है, पदाधिकारी का शक्ति दी गई है, पदाधिकारी के आदेश दिए गए। अब ये सारे आदेश सारे कार्य लिखित में होते हैं, जब उसे वो सूचना मिल जाती है तब उसको वो शक्ति मिल जाती है। धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्ति। सरकार की सेवा में पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई नियम किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है, जब कभी उसी प्रकार के सम्मान या उच्च पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय या फिर राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे सकती हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है उसकी शक्ति का प्रयोग करेगा। मतलब उच्चतम न्यायालय ने उसको कोई शक्ति दी है, उस शक्ति का दी है, जो पद दिया है, जो मतलब उसको शक्ति प्रदान दी है, जो उस पद की शक्तियाँ हैं उसका क्षेत्राधिकार होता है, उसकी स्थानीय अधिकारिता होती है। उसकी स्थानीय अधिकारिता में नियुक्त व्यक्ति उस शक्ति का कहीं भी उपयोग कर सकता है। शक्ति को वापस लेना। धारा 34 स्थिति उच्च न्यायालय या राज्य सरकार उन सब शक्तियों को और उनमें से किसी को भी वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को इस संहिता के अधीन प्रदान की है। अब शक्ति वापस कौन ले सकता है? एक तो उच्च न्यायालय ले सकता है, एक राज्य सरकार ले सकती है। दूसरा पॉइंट बोला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त की नहीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसने उस शक्तियों को प्रदान किया है। अब देखो उच्च न्यायालय और राज्य सरकार तो ले ही सकती है वापस, इसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को शक्ति देता है तो वो भी उसको वापस ले सकता है। अब 35 नंबर पर न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा प्रयोग किया जा सकना। इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति या कर्तव्यों का प्रयोग पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती
कौन है, तो सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित कर सकता है कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता या इसके अधीन की नई कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाए। जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब यथास्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के या इसके अधीन की नई कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजनों के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, पहले तो ये बताया कि पद उत्तरवर्ती कौन होगा। तो पद उत्तरवर्ती इस संहिता के अधीन कोई उपबंध किया गया तो उसके अनुसार होगा। यदि कोई न्यायालय सेशन न्यायाधीश लिखित में दे देता है कि वो उत्तरवर्ती होगा, या जो न्यायाधीश है वो बता देता है कि मेरे बाद में वो मेरे पद को संभाल सकता है, तो वो होगा। अब जब कोई शंका होती है, मतलब कन्फ्यूजन होता है, तब जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या जिला मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन से कार्य के लिए कौन व्यक्ति उत्तराधिकारी है, उस पद को धारण करने वाला है। इस प्रकार हमने अध्याय 3 में न्यायालयों की शक्तियां देखी, जो कि 26 से लेकर 35 तक है। सबसे पहले हमने देखा न्यायालय जिनके द्वारा अपराध का विचारण किया जाता है। इसमें देखा कि किस न्यायालय द्वारा किस अपराध का विचारण किया जाता है। फिर उसके बाद हमने 27 देखा किशोर मामलों में अधिकारिता। इसमें हमने देखा कि जो किशोर व्यक्ति होता है, जो किशोर बच्चे होते हैं, 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे होते हैं, वो जब कोई अपराध कर देते हैं तो उनके अधीन उनके मामलों को कौन सुनेगा, किस प्रकार सुनेगा, कैसे सुनेगा। फिर उसके बाद में हमने 28 में देखा दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकते हैं। इसमें हमने देखा कि कौन से दंडादेश होते हैं जो उच्च न्यायालय देती है, कौन से सेशन न्यायाधीश देते हैं, वो सब। इसके बाद में हमने 29 में देखा दंडादेश जो अन्य मजिस्ट्रेट देते हैं। अब सेशन मजिस्ट्रेट के अलावा जो मजिस्ट्रेट है वो कौन से दंडादेश दे सकते हैं, वो हमने 29 में देखा। फिर 30 में हमने देखा कि जुर्माने के व्यक्तिक्रम पे कारावास का दंडादेश, कि जुर्माना नहीं देने पे भी हम उसको है ना कारावास की सजा दे सकते हैं, तो वो कितनी दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं। 31 में हमने देखा एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए सिद्ध दोष होने वाले मामलों में दंडादेश। इसके अंदर हमने देखा कि एक ही अपराध करता है जो व्यक्ति, उसको जब अपराध उसका वो विचारण चल रहा है, उसके साथ उसके कई और अपराध किए गए हैं, उनका साथ में जब विचारण होता है, साथ में जब सजा देती है, तो किस प्रकार सजा दे सकते हैं। फिर 32 में हमने देखा कि सरकार उच्च न्यायालय शक्ति प्रदान करती है, तो शक्ति प्रदान करने का ढंग क्या होता है, कैसे करती है। 33 में हमने देखा नियुक्त अधिकारी की शक्तियाँ, नियुक्त अधिकारी जो अधिकारी नियुक्त हो चुका है उसकी शक्तियाँ कैसी है, किस प्रकार वो शक्तियों का उपयोग कर सकता है। और 34 में हमने देखा शक्ति वापस लेना, अब जिसने शक्ति दी है वो उस शक्ति को वापस भी ले सकता है, उसकी बात बताई है, उसकी प्रक्रिया बताई है। और 35 में हमने देखा जो न्यायाधीश होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी शक्ति, उनके पद उत्तराधिकारी मतलब उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना, कि उनके बाद उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन कर सकता है, उनकी उपस्थिति नहीं होने पर, कोई काम होने पर उनकी शक्तियों को कौन प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार हमने अध्याय 3 कंप्लीट किया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।